नमस्कार। मूक के इस कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों के ऊपर से। समाजशास्त्र में पर्यावरणीय नैतिकता पर केंद्रित यह मूक और उसके अंतर्गत आज जो व्याख्यान है उसमें विशेष रूप से दो की टर्म्स आते हैं, पर्यावरण और दूसरा सामाजिक मूल्य। पर्यावरण के बारे में हम लोग बहुत बेहतर से पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बहुत संक्षेप में एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा। पर्यावरण मनुष्य, प्रकृति और परिवेश के आसपास का वह पूरा वातावरण है जिसके अंदर व्यक्ति जीवन जीने की, रहने की, प्रगति करने की या अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। दो तरह से पर्यावरण है, प्राकृतिक और सामाजिक या भौतिक। इसके साथ सामाजिक मूल्यों का क्या संबंध हो सकता है, इसलिए हमको सामाजिक मूल्य दूसरा की टर्म है, इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है। पहले हम बात करेंगे कि सामाजिक मूल्य आखिर हैं क्या। बहुत ही गर्व का विषय है कि सामाजिक मूल्य को परिभाषित करने के लिए और समाजशास्त्र में सामाजिक मूल्यों के समाजशास्त्र की शाखा को समृद्ध बनाने के लिए जिनका योगदान है वह भारतीय विचारक हैं, राधा कमल मुखर्जी जी। तो R.K. मुखर्जी की जब हम बात करते हैं, इस बात को गर्व के साथ कहा जा सकता है कि मूल्यों का समाजशास्त्र या सोसाइटी या वैल्यूज़, इस पर जितना ज़्यादा काम शुरुआती दौर से लेके एक आधार देने तक का किया गया है वो प्रोफेसर मुखर्जी के द्वारा किया गया है। वो अपनी पुस्तक में इन बातों को समझाते हुए जिक्र करते हैं कि सामाजिक मूल्य वो इच्छाएं या लक्ष्य हैं जिसको समाज अपनाता है और ऐसे मानक के रूप में अपनाता है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति सीखते हैं और कहीं ना कहीं वो समाज के हित में होते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात आती है कि ये लक्ष्य इच्छाएं तो हैं और ये मानक भी हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे परिवेश में जिस तरह से समाज के द्वारा अपनाया जा रहा है, व्यक्तियों के द्वारा अपनाया जा रहा है, जो मानक स्वरूप ले लेते हैं वो क्यों ले रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि उसमें समाज कल्याण की भावना सन्निहित होती है। यानी सामाजिक मूल्य केवल व्यक्ति केंद्रित नहीं होते हैं, वरन व्यक्ति के द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले और अपनाने वाले मूल्यों के साथ ही साथ पूरे समाज के लिए स्वीकृत होते हैं। जब समाज उसको स्वीकृत करता है, इसका सीधा सा तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में उनका प्रभाव झलकता है, व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य इसमें परिलक्षित होते हैं और इसके साथ ही साथ ये है जो समाज की सामाजिक व्यवस्था होती है, सामाजिक घटनाक्रम होता है, सामाजिक संरचना होती है, इन सब के आधार में कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और जब पर्यावरण से संबंधित बातों को देखा जाए, पर्यावरणीय चेतना के संबंध में बात की जाए, तब और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सामाजिक मूल्यों को पहचानें, उनको समझें और समझने के साथ साथ दोनों के अंतर संबंधों को देखने की कोशिश करें। यहाँ एक और नाम मैं लेना चाहूँगा इमाइल दुर्खीम का। इमाइल दुर्खीम सामाजिक चेतना की बात करते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य भी सन्निहित हैं, सामाजिक क्रियाएं भी सन्निहित हैं, उनके मानक स्वरूप भी इसके अंदर सन्निहित होते हैं। ये दोनों चीज़ों को यदि हम मिला देते हैं एक साथ, तब स्पष्ट रूप से इस बात को समझा जा सकता है कि समाज व्यापक दृष्टिकोण से इनको स्वीकृत करता है और मान्य करता है। अब ये सामाजिक मूल्य कैसे होते हैं, इनका उद्विकास कैसे हो सकता है, इनकी शुरुआत कहाँ से होगी, इनका आधार क्या होगा। सामान्य अवस्था में व्यक्ति मूल्यों की बात करते हैं, धर्म और संस्कृति पर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल धर्म और संस्कृति ही इसके जनक नहीं है। धर्म और संस्कृति तो आधार हैं ही, इसके साथ ही साथ आर्थिक परिस्थितियाँ, आर्थिक संरचना, राजनीतिक संरचना, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी और वैधानिक दृष्टिकोण, इन सब के साथ जो सामाजिक बनावट है, जो आवश्यकताएँ हैं, आपूर्ति के लिए जो परिस्थितियाँ हैं, ये सब जब इनमें कल्याणकारी दृष्टिकोण सन्निहित हो जाता है, तब सामाजिक मूल्यों का उद्विकास होता है। उसके मुद्दे आधार बनकर के आगे निकल के आते हैं और इसीलिए जब कभी भी सामाजिक मूल्यों की बात होती है, तब समाज का जो एक पूरा का पूरा स्वरूप है, एक जो वृहद कैनवास है, उस वृहद कैनवास को देखने की आवश्यकता महसूस होती है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ों को जोड़ सकते हैं और कैसे इनको स्वीकार किया जाता है और किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, इनकी बात करना चाहेंगे। चूँकि सामाजिक मुद्दे समाज के कल्याण की बात करते हैं और
ये मानक स्तर पर होते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति इनको सीखता है, व्यापक दृष्टिकोण से स्थापित हो जाते हैं। तब इन मुद्दों को देखते हुए देखना चाहिए कि ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के साथ ही नियंत्रणकारी भूमिका का भी निर्वाह करते हैं। यानी व्यक्ति के जो व्यवहार हैं, व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य भी सामाजिक मूल्य करते हैं। एक बात मैं यहाँ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि व्यक्ति को व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सामान्य अवस्था में दो तरह के नियंत्रणकारी शक्तियाँ होती हैं, एक औपचारिक और दूसरी अनौपचारिक। अनौपचारिक जो शक्तियाँ होती हैं उनमें मूल्य, आस्था, विश्वास, रीतियाँ, प्रथाएँ इत्यादि इत्यादि आ जाती हैं और ये सामान्य जीवन शैली के साथ जुड़ी हुई होती हैं। व्यक्ति जन्म से, परिवार से, पड़ोस से, सामाजिक परिवेश से इन सबको सीखता है, अपनाता है और न केवल अपनाता है वरन इसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने की भी कोशिश करता है, यह वो हो जाती है। दूसरी ओर जब हम अनौपचारिक नियंत्रणकारी शक्तियों की बात करते हैं तो विधि या कानून की हम बात कर सकते हैं, वैधानिक नियमावलियों की बात कर सकते हैं और ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों को आधार देने के लिए, संरक्षण देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब पर्यावरण के साथ में इनका संबंध क्या हो सकता है? चूँकि पर्यावरण, समाज, सतत विकास और सामाजिक मूल्य ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई होती हैं। व्यक्ति या सामाजिक इकाइयाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्यावरण में, प्रकृति में या मानव निर्मित परिवेश में उन संसाधनों को देखने की कोशिश करती हैं जो उनके लक्ष्यों को पूरा करते हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आती है कि उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या उपलब्ध संसाधन और उनकी पूर्ति के बीच में एक सामंजस्य और संतुलन पैदा कर पा रहे हैं या नहीं? क्या आने वाली पीढ़ी के लिए उन चीज़ों को छोड़ पा रहे हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ प्रयोग या विकास के नाम पर या समृद्धि के नाम पर किए जाने वाले प्रयास किन्हीं अन्य के लिए या अनायास विस्फोटक के रूप में कोई कठिनाई पैदा कर देती हैं? एक बहुत छोटा सा उदाहरण, भोपाल गैस त्रासदी की यदि हम बात करते हैं, ये भोपाल गैस त्रासदी का जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है वो क्यों हुआ? वहाँ पर सामाजिक मूल्यों की क्या बातें थीं? व्यक्तियों के साथ में, समाज के साथ में, नियंत्रणकारी शक्तियों के साथ में या वैधानिक नियमावलियों के साथ में क्या हो सकता था? ये बहुत लंबा एकेडमिक डिस्कोर्स का विषय हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल ये देखने वाली बातें हैं कि क्या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर सामाजिक मूल्यों का जिस तरह से प्रयोग, उपयोग या अनुपालन होना चाहिए वह व्यक्ति अनुपालन नहीं करता है, तब किसी न किसी तरह से प्रदूषण को पैदा करने वाली अन्य गतिविधियाँ या घटनाएं घटित हो जाती हैं जो पूरे समाज या परिवेश के लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। और ये जो नुकसान समस्याएं जो देखने को मिल रही हैं वो कितने रूपों में हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर यदि हम देखें तो वायु प्रदूषण, निरंतर बढ़ते हुए कारखाने, गाड़ियों का उपयोग, पेट्रोल, डीजल या अन्य तरह के ईंधन का उपयोग की बढ़ती हुई मात्रा, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य चीज़ों का उत्सर्जन हो रहा है, वो जो ओजोन परत को तोड़ रहा है, क्या वहाँ पर सामाजिक मूल्य व्यक्ति को यह समझने के लिए मजबूर नहीं करते हैं कि हम अपने सुविधा के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं वो हमको सुविधा दे रहे हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप से हमको स्वयं को या हमारी आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान में सामाजिक परिवेश को कष्टकारी हो रही हैं। ओजोन परत का टूटना बहुत आसान चीज़ नहीं है, सामान्य अवस्था में लेने वाली बात नहीं है। उससे जो विकिरण पैदा हो रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक स्तर पर जो उष्णता की समस्या पैदा हो रही है वो मृदा यानी भूमि या मिट्टी को भी रेत में तब्दील करने से लेकर के अन्य बातों में नुकसानदेह हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी की यदि हम बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बहुत सी जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे या छोटे छोटे जीव जंतु, इनका जीवन चक्र कमज़ोर हो रहा है
या वो नष्ट होते जा रहे हैं। जैविक चक्र या प्राकृतिक चक्र ये अपने हिसाब से सभी के बीच में एक साइकिल बनाता है और उसको पूरा करते हुए प्रकृति को ठीक ठीक तरह से जीवन जीने के लिए हमको समृद्ध वातावरण देता है। लेकिन चाहे वह वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, कल कारखानों से निकलने वाला विषैला पानी जो नदियों में, तालाबों में या भूमि के अंदर जाता है और उसके बाद उसके जो दुष्परिणाम निकलते हैं, चाहे वह उस प्रदूषित जल से पैदा होने वाली साग सब्जियां हैं या अन्य तरह की फसल है या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य विषैले कीटाणु हैं या धरती में जो उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है और जहरीलापन उनके अंदर आ रहा है, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं यहाँ मानव मूल्यों को हम देख रहे हैं कि वो क्षरित हो रहे हैं। कैसे कमज़ोर पड़ रहे हैं कि क्या हमने उन बातों को ध्यान देने की कोशिश की है कि कितना कीटनाशक कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कितना प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से दवाइयों का प्रयोग हो, किस तरह से आधुनिक अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों से हटके यदि हम केवल और केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलिप्तता की मात्रा को मूल्यों से हटके कहीं और बढ़ाते हैं तो पूरे परिवेश के लिए वो नुकसानदेह हो सकती है। भूमि प्रदूषण के साथ यदि हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की, व्यक्ति अपने शौक के लिए या अन्य उपलब्धियों के लिए तेज शोरगुल करता है। सामान्य अवस्था में व्यक्ति एक निश्चित डेसिबल तक जब आवाज़ को सुनता है तो वो स्वस्थ महसूस करता है और यही आवाज़ जब संगीत के रूप में आती है तो व्यक्ति के एकाग्रता को बढ़ाता है, पशु पक्षियों को ठीक ठीक तरह से जीवन जीने के लिए संरक्षित वातावरण देने की कोशिश करता है। लेकिन एक निर्धारित डेसिमल के बाद यदि ध्वनि वायुमंडल में फैलती है, आसपास के परिवेश में फैलती है, तब व्यक्ति की तंद्रा और एकाग्रता तो नष्ट होती ही होती है, यहाँ तक कि उसके मानसिक संतुलन को भी कमज़ोर बनाने में उसकी भूमिका हो जाती है। यानी जहाँ पर ध्वनि को हम सामान्य अवस्था में किसी एक चीज़ में उतनी गहराई से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, क्या मानव मूल्य के अंदर में यह बात आती है कि हम केवल अपने अनुभव, अपने सुख, अपने शौक और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों को किसी तरह का नुकसान या कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। ये पूरे परिवेश में आने वाली बातें होती हैं और ये मूल्य जब अपनाए जाते हैं तभी उनको समाज के द्वारा मानक स्तर माना जाता है कि पूरे के पूरे समाज ने उनको स्वीकार कर लिया है। आगे हम चलते हैं। जंगलों का काटना, खनिज पदार्थों का अत्यंत मात्रा में उत्खनन करना और उनका अत्यंत मात्रा में प्रयोग करना। क्या कभी इस बात पर सोचने की कोशिश की गई है कि विकास के नाम पर या खनिज उद्योगों को बढ़ाने के नाम पर या खनिज को प्राप्त करने के लिए या किसी विशेष फसल को पैदा करने के लिए चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है? जंगलों का कटाव तो नहीं हो रहा है? जंगलों कटाव के साथ जितने पेड़ किसी कारणवश यदि विस्थापित होते हैं या काटे जाते हैं तो क्या उससे अधिक मात्रा में हमने उनको लगाया हुआ है? यदि हाँ, तब ठीक है, नहीं तब हमारे सामाजिक मूल्य कहाँ पर हैं? इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है कि जो पर्यावरण है वह सामाजिक मूल्यों के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करता है। अगली बात इसमें एक और चीज़ आती है जो मैंने पहले कहा था कि राधा कमल मुखर्जी की जब बात करते हैं वो किस तरह से बात करते हैं, सामाजिक मूल्यों की, और इमाल दुर्खीम जब बात करते हैं तो सामाजिक चेतना की बात करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें उसके अंदर में आनी चाहिए कि मूल्यों को अपनाते हुए सामाजिक चेतना के रूप में वो व्यापक स्तर पर लोगों के बीच में आए ताकि व्यक्ति के व्यवहार में ये सब चीज़ें व्यापक स्तर पर फैल सकें और उनका जो मानक स्तर है वह संकुचित ना होकर के व्यापक हो। यदि ऐसा होता है तब प्रकृति के संरक्षण के लिए समाज की प्रत्येक इकाई समर्पित भाव से काम करती है और यदि देखा जाए तो इसके लिए हम कुछ प्रारूप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि समस्याओं को पहचानना, समस्याओं के स्वरूप को देखना, समस्याओं के कारणों की खोज करना और उसके बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए उस पर अमल करने की योजनाओं को तैयार करना, क्रियान्वयन करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं और ये सामाजिक मूल्यों के संरक्षण की बात करती है। और इन सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वैधानिक नियमावलियाँ भी अनौपचारिक से हट करके औपचारिक स्वरूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं। इसीलिए
इस बात को यहाँ समझ लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक मूल्यों के साथ ही साथ जब हम सामाजिकरण की प्रक्रिया को देखते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया के साथ ही क्रियान्वयन और योजनाबद्ध स्वरूप को देखने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वैधानिक नियमावलियों को भी देखने की कोशिश करें, ताकि वह जो वैधानिक नियमावली हैं वो व्यक्ति के इन मानक स्तरों को स्थापित करने के लिए उनको निरंतर आधार देती रहें और संरक्षित और संपोषित करते रहें। और इसीलिए समय समय पर राज्य शासन के द्वारा, केंद्र शासन के द्वारा अलग अलग तरह से एक्ट या ऑर्डिनेंसेस को तैयार किया जाता है। तो ये जो नियमावलियाँ होती हैं, जैसे वन संरक्षण अधिनियम की हम बात करते हैं, वन ग्राम अधिनियम की बात करते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, ये सब क्या है, क्यों है, आवश्यकता क्यों महसूस हुई? व्यक्ति अपने सामाजिक मूल्यों के साथ में पशु पक्षियों के साथ प्रेम करते हुए उनके जीवन को संरक्षित करने की कोशिश करता है, यह उसका अनौपचारिक स्वरूप है। लेकिन उनके जीवन को संरक्षित करने के लिए कानून में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, वह उनको अनुपालन करने के लिए बाध्य करता है, जिनका अनुपालन न होने पर दंड का प्रावधान होता है। ये वैधानिक स्वरूप अनौपचारिक नियंत्रणकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसलिए सामाजिक मूल्यों पर चर्चा करते हुए कहीं ना कहीं हमको वैधानिक मूल्यों की, वैधानिक नियमावलियों की चर्चा करना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि इन तीनों चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं, तब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है, जिसकी हम बात करना यहाँ पर बहुत आवश्यक रूप से देखते हैं, जो किसी एक अन्य एपिसोड में भी हम लोगों ने चर्चा करेंगे। वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। क्योंकि सामाजिक मूल्य सबसे पहले यही बात कहते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको स्थान दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों को संरक्षित करके रखें। और इसीलिए जब शुरुआती दौर में प्रोफेसर मुखर्जी के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी, उसके जो मुख्य अंश थे, जिसमें कहा गया था कि इच्छाएँ या वो लक्ष्य हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत हैं, मान्य हैं, मानक स्तर पर स्वीकृत होते हैं और जिनका कल्याणकारी दृष्टिकोण व्यापक स्तर पर फैला हुआ होता है, यही यह बात स्पष्ट हो जाती है। और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ ही साथ दूसरी बात इसमें आती है सामाजिक पर्यावरण को संरक्षित करने की। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित होता है और भौतिक पर्यावरण जो मानव निर्मित है उसको सुरक्षित, संरक्षित और एक निश्चित दिशा में देने के लिए आधार देता है, आकार देता है और गति और दिशा देता है। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक मूल्य से संबंधित कुछ उदाहरण जिसकी हम बात करना चाहते हैं, और जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखा जाता है या भारतीय जीवन शैली के हिसाब से देखा जाता है, तो जो चीज़ें हमारे यहाँ दैनिक जीवन में समाहित हैं, जैसे पेड़ पौधों की पूजा करना, नदी पहाड़ों को संरक्षित करना, यहाँ तक कि जनजातीय समूहों में टोटमवाद के रूप में यदि हम देखते हैं तो वह अपने इष्ट या उपासक जिनकी वो उपासना करते हैं, यानी साध्य के रूप में पेड़ पौधे, नदी पहाड़, पशु पक्षी, इनको सम्मिलित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनने मूल्यों में समाहित कर लिया है कि हमको उनको न केवल संरक्षित करना है, वरन उनको सम्मान भी देना है और उनको आगे लोगों तक सम्मान की स्थिति तक पहुंचाने की बात की जाती है। तुलसी के पौधे को घर में लगाया जाता है, पीपल के पौधे की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष को संरक्षित किया जाता है, आंवले के वृक्ष पर आंवला नवमी में इसकी पूजा की जाती है। यानी ये सारी बातें पेड़ पौधों के साथ पूजा से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि जीवन की जो शैली है उसमें व्यक्ति सामान्य अवस्था में उन बातों को स्वीकार करता है और अनुपालन करता है जो उसके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जुड़ जाते हैं। तब उसे इस तरह का व्यवहार करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता है, अंदर से उसके इस तरह की बातें निकल के आती हैं कि वह उनका सम्मान करने लगता है। गाय को माता के रूप में देखना, पशुओं को जीव हिंसा ना हो इसके रूप में देखना, पक्षियों को किसी समय विशेष में उनका आवाहन करना, उनकी पूजा करना, ये मात्र संकेत नहीं है, ये संदेश भी हैं। और ये संकेत क्या हैं और संदेश क्या हैं? जैसे भारतीय संस्कृति के हिस्से में पितृ पूजा के अवसर पर कौओं को बुला करके खाना खिलाया जाता है। देखने में एक छोटी परंपरा हो सकती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है।
कौवा एक ऐसा पक्षी होता है जो पर्यावरण के अंदर फैली हुई गंदगी को साफ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौवा की प्रजाति संरक्षित रहे, खत्म ना हो पाए, इसके लिए इस तरह के कुछ मूल्यों को रख दिया गया है। अन्य धार्मिक आस्थाएं अपने स्थान पर हैं, लेकिन हमको विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, समाज विज्ञान का अध्येता होने के नाते इन बातों पर भी देखने की कोशिश करनी है कि ये जो परंपराएं हैं, जो मानक हैं, ये जो मूल्य हैं, इनके पीछे कौन सी अहम भावना रही होगी। और ना केवल इतना ही, वरन जब इनको पितृपुरुष के रूप में या हमारे वंशज और अग्रज के रूप में जब हम इनको देखने की कोशिश करते हैं, तो वही भी यह बात आती है कि परिवार की तरह हम इनसे प्यार करते हैं और परिवार की तरह सम्मान करते हैं और उनको परिवार की तरह संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाने की बात करते हैं। या समाज के द्वारा भारतीय संस्कृति में मूल्य निहित हैं, उनका अनुकरण करने की हम बात करते हैं, तो यह धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक मूल्य और वैज्ञानिक आधार पर उसके सकारात्मक पहलुओं को भी दर्शाने की बात करते हैं। जैसे मैंने कौवों के उदाहरण दिया, तुलसी के पौधे की बात की, पीपल या बरगद के वृक्ष की बात करते हैं, नदियों की पूजा करना, समय विशेष पर उनकी सफाई करने के लिए आगे आना। एक और चीज़, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से इन बात को देखने की कोशिश की जाए, तो आज भी बहुत से गाँवों में वार्षिक स्वरूप में कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जब गांव के सारे लोग मिलकर के नदी तालाबों की सफाई करते हैं, कुओं की सफाई करते हैं, वृक्षों की सूखी डालियों को अलग करके, सूखे पत्तों को अलग इकट्ठा कर करके सफाई करने की बात की जाती है। ये उन्होंने अपने मूल्यों में बना रखा है। इसके लिए उनको किसी के रेम्युनरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी पारिश्रमिक का मोह नहीं होता है, और ना ही किसी विशेष किस्म के वैधानिक नियमावली की आवश्यकता है कि उनको ऐसा करना है। ये उनके जीवन मूल्य में बसा हुआ है। और ये जीवन मूल्य में क्यों बसा है? क्योंकि यह व्यापक स्तर पर समाज के द्वारा मान्य है, कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत है। जो जल के स्रोत हैं वो जितने साफ रहेंगे उतना ही जल प्रदूषण कम होगा, और स्वच्छ जल जब पेयजल के रूप में मिलेगा तो व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क की बात करता है, और तब वैचारिक शुचिता की बात आती है। तो जो पर्यावरण की बात मैंने आपसे की है, उसमें वैचारिक शुचिता सामाजिक पर्यावरण को परिशुद्ध करने का काम भी करती है। जब इस तरह की चीज़ों को हम लेके आते हैं, तब निश्चित रूप से माना जा सकता है कि सामाजिक मूल्य व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहयोग कर रहे हैं। कुछ और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जनजातियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वारा किए जाने वाले कार्य, बैसाखी के अवसर पर या फसल की पूजा करने के अवसर पर, फसल की कटाई के अवसर पर क्यों कुछ ऐसे मूल्य, कुछ ऐसी परंपराएं बना ली गई हैं कि वहाँ पर व्यक्ति, सारे लोग मिलकर के एक साथ खुशियाँ मनाते हैं, आग जलाते हैं, उसके आसपास नृत्य करने की कोशिश करते हैं, समय विशेष में एक विशेष किस्म के त्यौहार का प्रयोजन किया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि हम, चाहे वह फसल हो, चाहे वह किसान की मेहनत हो, चाहे वह व्यापक स्तर पर सफाई करने की बातें हों, जो दिवाली के पहले, बरसात खत्म होने के बाद गंदगी फैल जाती है, उसको ठीक करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, इनको लोगों ने अपने सामाजिक मूल्यों के अंदर ले रखा है या कुछ सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत उनको ले रखा है। यानी इन सब के पीछे हमको ये देखने की आवश्यकता है कि कौन सा सामाजिक कल्याणकारी दृष्टिकोण इसमें परिलक्षित हो रहा है। अंत में आप सबसे बात करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जब हम पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की बात करें तो राधा कमल मुखर्जी को जरूर पढ़ने की कोशिश करें, एमाइल दुर्खिम की सामाजिक चेतना को देखने की कोशिश करें, मूल्यों का समाजशास्त्र पुस्तक से जहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर और वैल्यूज़ दोनों को लेकर भी बात की हुई है, वो अलग पुस्तक की हम उनसे बात कर सकते हैं। और उसमें दी गई सारी अवधारणाओं को, सारे सिद्धांतों को और सारे चरणों को समझते हुए पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए एक दिशा और एक मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।